2025 में पद छोड़ देंगे क्योंकि इनको भूख तो है नहीं, उस आदमी को चुनेंगे जो देश के लिए बेस्ट हो। तो राजनाथ सिंह अच्छे आदमी है, उनके बेटे की भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी और पीएम मोदी ने सीधा उनसे कह दिया था कि अपने बेटे को कंट्रोल में रखो, पीएम की सीट योगी ले सकते हैं। लेकिन फिर भी पीएम मोदी उनको पीएम नहीं बनाएंगे क्योंकि उनको सुब्रमण्यम स्वामी के कल्चर पे या उनके करैक्टर के ऊपर भरोसा नहीं था। उन्होंने कई बार अटल बिहारी वाजपेयी को धोखा दिया। पीएम मोदी का एक कहना था कि 75 साल 75 ईयर्स, और पीएम मोदी 2025 में 75 साल के हो जाएंगे। और जब ये 75 साल के होंगे तो अपना जो बात कहते हैं उस पर विश्वास तो रखते हैं, उस पर अमल भी करते हैं। तो पीएम मोदी ऐसा लगता है कि 2025 में पद छोड़ देंगे और किसी को फिर अंडर स्टडी रखेंगे, किसी को सिखाएंगे उसको काम, पीएम का कैसे काम होता है। जबकि पीएम मोदी को किसने सिखाया नहीं, ये सीखे। कुछ लोग ऐसा होता है सीखे सिखाए आ जाते हैं। आप देखते हैं ना 2 साल का बच्चा कई बार श्लोक बोलने लग जाता है, तो पीएम मोदी उसी टाइप की, मतलब इनको किसी ने सिखाया नहीं, ना इनको फॉरेन मिनिस्ट्री का पता था, ना इनको बाकी चीजों का पता था, और सेंटर में कैसे रूल होता है, सेंटर में भी नहीं थे। लेकिन ये सीखे सिखाए थे, यानी कि भगवान ने इनको कुछ सिखा के भेजा था। और जैसे इन्होंने प्रधानमंत्री के पद को संभाला, जैसे उसकी देश की गरिमा और प्रधानमंत्री के पद को मेंटेन करके रखा, और जैसे इन्होंने देश को ऊपर बढ़ाया। देखा जाए तो इकोनॉमिक्स भी नहीं है, सीतारमन को ले आया, जबकि यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी कहते थे मुझे यहाँ पे आप फाइनेंस मिनिस्टर बना दो। इन्होंने किसी की नहीं सुनी क्योंकि इनका विजन है, इनकी सोच है। और वो मुझे लगता है कि ये 2025 में पद छोड़ देंगे क्योंकि इनको भूख तो है नहीं कि मुझे पीएम बनना है, मुझे ये ऐश करनी है। ये तो नारियल पानी पी के 11 दिन तक तो चटाई में लेटे रहते हैं। तो ये उस आदमी को चुनेंगे जो देश के लिए बेस्ट हो। तो अब पीएम के कैंडिडेट की अब जब हम बात कर रहे थे 2025 में, जब वो 75 के होंगे, उसके बाद आप बताइए किस जिन जिन के नाम सामने आ रहे हैं उनके कितने चांसेस हैं? देखो जी, नाम तो बहुत से लोगों के आ रहे हैं। राजनाथ सिंह का भी नाम आ रहा है क्योंकि राजनाथ सिंह पीएम के काफी क्लोज रहे हैं, और राजनाथ सिंह पीएम मोदी को पावर में लेके आए थे। अदरवाइज पीएम को जो कैंडिडेट बनाना था, पीएम का कैंडिडेट पीएम मोदी को बनाना था, वो राजनाथ सिंह ने किया था क्योंकि उस टाइम पे बीजेपी के प्रेसिडेंट थे। लेकिन पीएम मोदी जरूर काम करते हैं, लेकिन किसी का एहसान नहीं मानते कि मुझे उसने किया था मुझे उसको वापस देना है। वो नेशनल इशू से बात करते हैं। तो राजनाथ सिंह अच्छे आदमी है, उनके बेटे की भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी और पीएम मोदी ने सीधा उनसे कह दिया था कि अपने बेटे को कंट्रोल में रखो, और उनको कंट्रोल में कर लिया था। उसके बाद उनको होम मिनिस्टर से डिफेंस मिनिस्टर बना दिया था। काम कर रहे हैं ठीक, लेकिन उतनी एफिशिएंसी से नहीं जैसे इनके प्रेडिसेसर किया करते थे। तो मुझे नहीं लगता कि इनका कोई चांस है पीएम बनने का। लेकिन उसके बाद कुछ और नाम भी है। देखा जाए तो एक अडवाणी का नाम आ रहा था कि पीएम मोदी शायद उनको प्रेसिडेंट बना दे। पीएम मोदी क्यों नहीं बनाया उनको? क्योंकि उन्होंने वाजपेयी को धोखा दिया था, अडवाणी ने उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रची थी, और पीएम मोदी को इन चीजों का पता है। मैं हैरान होता हूँ कि इन्होंने अडवाणी को क्यों साइडलाइन किया। बहुत से लोगों ने कहा जी अडवाणी को यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, कुछ नहीं दिया, क्योंकि इनको लगता है जिस आदमी ने एक को धोखा दिया दूसरे को दे सकता है, और जो वाजपेयी को धोखा दे सकता है पीएम बनने के लिए किसी और को भी दे सकता है। तो अडवाणी को तो इन्होंने वैसे आउट कर दिया था पहले से। ना उनको राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पे बुलाया, बुला सकते थे उनको, नहीं बुलाया। मोहन भागवत को बुला लिया किसी और बात पे। अब गडकरी की बात कर लीजिएगा। गडकरी साहब ने 2019 के इलेक्शन से पहले अपना कैंपेन स्टार्ट कर दिया था पीएम की तरफ से, और इनको उस टाइम पे आरएसएस की सपोर्ट भी थी। लेकिन इनको अंदर से कोई सपोर्ट नहीं मिली। इनको था कि मुझे आरएसएस सपोर्ट करती है तो मैं पीएम बन सकता हूं, लेकिन इनको बाकी पब्लिक ने कोई सपोर्ट नहीं किया, ना तो बीजेपी के अंदर से सपोर्ट मिली। और गडकरी का जो एक कैरेक्टर है वो बाहर आ चुका है। कई बार इन्होंने डबल गेम प्ले किया और पीएम मोदी ने इनके पर भी काट दिए थे। जब ये इलेक्शन की बात हो रही थी या स्टेट इलेक्शन की बात हो रही थी तो गडकरी को बाहर रखा गया, और उनकी मिनिस्ट्री के अंदर भी उनकी इज्जत कम कर दी थी, क्योंकि उन्होंने कई बार ऐसे काम किए जिसके अंदर ऐसा लगा कि बीजेपी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे अपने पर्सनल फायदे के लिए। तो गडकरी इसलिए इस टाइम पे रेस में नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट को गिरना था या गवर्नमेंट गिराने की बात हो रही थी या उसके कैंपेन चल रहा था, तो फडणवीस उस टाइम पे फोर फ्रंट पे थे। इन्होंने एक मराठी के अंदर एक वीडियो जारी किया जिसके अंदर फडणवीस से कहा तुम ये काम क्यों कर रहे हो, बंद करो इसको, क्यों ठाकरे को बीच में ला रहे हो। तो गडकरी का जो ये रोल है ये बीजेपी को पता है या मोदी को पता है, और इसीलिए गडकरी इस टाइम पे आउट ऑफ रेस है। उसे किसी भी तरीके से पीएम मोदी पीएम नहीं बनने देंगे, क्योंकि उनको डबल स्टैंडर्ड का आदमी या जो धोखा दे सकता है वो आदमी इनको पसंद नहीं है। इसलिए गडकरी भी आउट है। अब आप बात करते हैं अमित शाह की। अमित शाह बहुत कैपेबल है, बहुत होशियार आदमी है, लब के काम करते हैं। होम मिनिस्टर का काम उन्होंने बड़े अच्छे से संभाला है, और मुझे लगता है कि शायद अमित शाह भी पीएम की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो देश की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी पीएम मोदी उनको पीएम नहीं बनाएंगे, क्योंकि पीएम के लिए दूसरी चीजों की कैलिबर की जरूरत है। और इसलिए जो अगला नाम सामने आता है वो आता है योगी का। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पीएम की सीट योगी ले सकते हैं। अब देखिए कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है। पीएम मोदी और योगी के अंदर दोनों सिंगल है, दोनों डिवोटेड है। एक सफेद कपड़े पहन के सन्यासी होता है, दूसरा भगवे कपड़े पहन के सन्यासी बना होता है। ये सिमिलरिटी है। और इस टाइम पे इंडिया का जो नाम चल रहा है वर्ल्ड के अंदर वो मंदिर के ऊपर चल रहा है और चलता रहेगा, और भगवे के ऊपर चल रहा है। भगवे की आज पहचान है। और पीएम मोदी बाहर जाते हैं तो भूखे नंगे रह जाते हैं, कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है, फिर भी वहां पे मीटिंग्स अटेंड करते हैं। अभी 11 दिन ये नारियल पानी पी के रह रहे थे, और योगी का भी यही काम है। और दूसरी बात है कि योगी सुबह 3:30 उठ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ध्यान लगाते हैं, और मोदी 4 बजे उठ जाते हैं
और आप देखिए दोनों में क्या सिमिलरिटी है, विजन। दोनों एक्टिव रहते हैं सारा टाइम। मोदी जब गए थे एक G20 के समिट अटेंड करने, शायद कंट्री का नाम बोल रहा हूँ, तो 56 घंटे रहे और वहां पे 48 मीटिंग अटेंड की। योगी भी रात रात कहीं पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे जब राम मंदिर के अंदर वहां पे भीड़ हो गई जनवरी 22 को, तो योगी वापस आ गए हेलीकॉप्टर से खुद गए। और पूरा अरेंजमेंट कंट्रोल किया। फिर अगर यूपी के अंदर कहीं गड़बड़ हो जाती है या आपका ट्रैफिक बंद हो जाता है, ट्रैफिक रुक जाता है, तो सीएम योगी वहां पहुंच जाते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने यूपी के अंदर मैनेजमेंट किया है, उनका विजन और उनकी कैपेबिलिटी और उनकी एनर्जी वो मोदी से पूरी मिलती है, एक उसमें फिट करते हैं। फिर एफिशिएंट है, नॉन करप्ट है, इनकी संतान नहीं है कोई जिसको इन्होंने पालना हो या पोसना हो, तो उस पर भी दोनों सूट करते हैं एक तरीके से। और अगर फ्यूचर के अंदर हमारा प्राइम मिनिस्टर एक योगी हो, भगवे कपड़े पहन के जाए, तो लोग उनको अच्छे से एक्सेप्ट भी करेंगे और इससे इंडिया के अंदर जो आपका सनातन चल रहा है उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। राम राज्य की जो सनातन बातें होती हैं, राम राज्य की जो बात हो रही है, तो क्योंकि अब मंदिर बन गया, अब यूएई में मंदिर बनेगा और बहुत सी और कंट्री के अंदर मंदिर बन रहे हैं इस टाइम पे। कंबोडिया के अंदर भी जो आपका अंगोर वाट टेम्पल है वो भी डेवलप किया जा रहा है। पर्थ में भी सबसे ऊंचा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में सबसे ऊंचा भी मंदिर बनेगा। उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन आपने विजन की बात की, अभी दोनों का विजन एक ही है कि भारत में राम राज्य लाना। जैसे मोदी जी ने अभी कहा 22 तारीख को राम मंदिर बन गया, अब आगे क्या। और उसके 1-2 दिन बाद ही काशी की बातें स्टार्ट हो गई वहां पर। और योगी जी ने भी वही कहा कि अब तो भैया सर्वे में भी आ गया है, तो यहाँ पे मुस्लिमों को मान लेना चाहिए। तो लेकिन अड़चने काफी मुझे दिखाई देती हैं एज ए पर्सनली, क्योंकि योगी जी जो हैं वो काफी टाइम से सांसद भी रहे हैं। लेकिन अगर और लोग कंपैरिजन में आएंगे सीनियर लेवल पे, वहां पे क्या अड़चने आ सकती हैं और क्या इनको एक्सेप्ट बीजेपी के अंदर वाले लोग कर पाएंगे? देखिए ऐसा था कि जब पीएम मोदी बने ना, जब पीएम बने मोदी साहब, तो वो सुंदर राजे को बड़ी दिक्कत हुई। उसने कहा मैं सीनियर हूं, लेकिन पीएम मोदी बने, पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, सक्सेसफुल रहे और इस टाइम पे वसुंधरा राजे के पर काट दिए उन्होंने। क्योंकि जब 2020 का इलेक्शन हुआ, 2018 का इलेक्शन हुआ था राजस्थान के अंदर, तो बीजेपी ने जीतना था, लेकिन वसुंधरा राजे के जो लॉयलिस्ट थे उनकी सीटें काटी गई और उसके बाद बीजेपी जरूर हार गई उस टाइम पे। लेकिन अभी जो इलेक्शन हुए राजस्थान के अंदर, वहां पे वसुंधरा राजे को साइड पे रखा गया, क्योंकि वो 8 बजे के बाद किसी की कॉल नहीं लेती, सुनती नहीं है और अपने आप को सीनियरिटी जूनियरिटी वहीं फंसी हुई है। तो इनको लास्ट मोमेंट पे अंदर लाया गया और फिर था कि चलो मैं आ गई हूँ, और इलेक्शन के अंदर इनका रोल था क्योंकि इनके भी बहुत फॉलोअर हैं। उसके बाद इनको फिर काट दिया, क्योंकि अगर वसुंधरा राजे सीएम रहती राजस्थान की, तो बीजेपी को नुकसान कर सकती थी, पीएम मोदी को नुकसान कर सकती थी, और पीएम मोदी रिस्क नहीं लेते, इसलिए उनको साइड पे कर दिया। लेकिन अब बात करते हैं योगी की। आप देखते हैं कि योगी ने बहुत चीजें सीख ली। किसी ने जब ये यूपी के चीफ मिनिस्टर बने थे, तो किसी ने सोचा था कि योगी के अंदर क्या कैपेबिलिटी है। उन्होंने कहा जी सन्यासी को बिठा दिया है, सब कुछ है, चलो जी ठीक है, काम कर लेंगे, सब कुछ है, जैसे आम सीएम बैठते हैं। योगी ने तो पूरे यूपी को हिला दिया और आज वो मॉडल बने पूरे वर्ल्ड के सामने कि कैसे वहां सर, पे मुस्लिम को कंट्रोल एक किया जा छोटी रहा सी है। बात कहूं मैं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के एमपी ने कहा था जब कोविड चल रहा था, योगी जी को हमें उधार दे दो। मतलब एग्जाम्पल्स दूसरे देशों में भी एक कहा जाता है, और लॉ एंड ऑर्डर का तो सबको पता है। प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, दूसरी बात आप देखो ना, फ्रांस के अंदर वो भी योगी मॉडल चाहते हैं। इटली के प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, वो भी इस टाइम पे देख रही है कि मुस्लिम एक थ्रेट बने हुए हैं। तो योगी मॉडल मुझे लगता है अच्छा चलेगा और पीएम मोदी उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देंगे फॉरेन रिलेशंस के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, तो योगी चल जाएंगे। मुझे लगता है कि बड़ी स्पीड से चलेंगे, हो सकता है पीएम मोदी से भी ज्यादा स्पीड पे चले। लेकिन पीएम मोदी ने पूरा ग्राउंड वर्क करके रखा। लेकिन पीएम मोदी को आप जैसे कहते हैं कि कुछ यहाँ पे मुश्किलें आएगी पार्टी के अंदर से ही, और सबसे बड़ी मुश्किल कहां से आएगी, वो आएगी आपके अमित शाह से। कुछ लोग कहते हैं कि उनके कुछ आपस के डिफरेंसेस है, लेकिन मुझे लगता है कि अमित शाह नेशनल इंटरेस्ट को देख करके योगी को सपोर्ट करेंगे और पीएम मोदी के कहने पे। और अगर पीएम मोदी जिसको सपोर्ट करेंगे उसके ऊपर तो सबको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पीएम मोदी अपने सेशन के बीच में, यानी कि जब टेन्योर होगा उसके बीच में सिलेक्शन करेंगे अगले प्राइम मिनिस्टर का। और जब पीएम मोदी किसी कंधे पे हाथ रख देंगे तो आप सोचिए काम हो गई। और जिस तरीके से पीएम मोदी योगी को लेकर के राम मंदिर के अंदर भी खड़े थे, वो भी चलेगा। फिर दोनों की आदतें मिलती हैं, दोनों की नेचर मिलती है, दोनों के खान पान का तरीका मिलता है, दोनों के जो अप्रोच है वो मिलती है इश्यूज के ऊपर, डायरेक्ट अप्रोच है दोनों की। तो मुझे अच्छा, लगता है एक कि एक अगले और प्राइम मिनिस्टर। इंसान है, हाँ, कौन? आई डोंट नो कि कितने लोग सोचते हैं, क्या जेपी नड्डा के कुछ चांसेस हैं? कोई चांसेस नहीं है। जेपी नड्डा एक अच्छे ऑर्गेनाइजर है, पार्टी चला रहे हैं। पार्टी का ऑर्गेनाइजर होना और पीएम बनना अलग बात है। जेपी नड्डा मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से इस सिचुएशन पे फिट करते हैं या फिट होते हैं।
जो आदमी मुझे लगता है सबसे ज्यादा फिट होता है वो है योगी। मोदी उसी आदमी को आगे लेके आएंगे, पीएम बनाएंगे, जो देश को आगे चला सके, जो देश को बढ़ा सके और सेल्फलेस सर्विस कर सके। आपने एक नाम लिया सुब्रमण्यम स्वामी का, और वो भी चाहते थे कि वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, वो ये भी चाहते थे राज्यसभा सांसद बने, वो चाहते थे कोई ना कोई मिनिस्ट्री मिले, लेकिन बीजेपी में होते हुए मोदी सरकार ने उनको साइडलाइन किया, और उसके कई कारण भी हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? हम जो पीएम के कैंडिडेट्स उनके बारे में बात करें, मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी के बारे में सुनना चाहता हूं। देखिए, पीएम मोदी को सब कुछ पता है। मैं भी बहुत सी चीजें सोचता हूँ कि पीएम मोदी नहीं थे, कैसे पता उनको क्या रोल रहा आडवाणी का, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं। जैसे 2010 के अंदर पीएम मोदी उस टाइम पे जो इसरो के साइंटिस्ट थे नंबी नारायण, उससे मिले थे। इनको पता था, जबकि ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, फिर भी उन्होंने इंटरेस्ट लिया। इनको पता था कि वो ऑनेस्ट है, उनसे मिले। और पीएम मोदी जब पावर में आए तो बहुत से लोगों ने कहा जी अडवाणी को आप जरूर ये कुछ रोल देंगे, प्रेसिडेंट बनाएंगे, कुछ कुछ नहीं किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने इनसे बहुत कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए, मेरे पास ये पॉलिसी वो पॉलिसी। पीएम मोदी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको सुब्रमण्यम स्वामी के कल्चर पे या उनके करेक्टर के ऊपर भरोसा नहीं था। उन्होंने कई बार अटल बिहारी वाजपेयी को धोखा दिया। वो कहते हैं मैं तो हिंदुत्व की तरफ जाता हूँ, बड़ी डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या किया आपने, क्या काम किया कोई आपने? पीएम मोदी ने देखा होगा या इनको पता होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी को कैसे धोखा दिया। इवन इन्होंने बीजेपी को धोखा दिया। जैसे आपकी अन्ना डीएमके की जो लीडर थी, उसको सपोर्ट कर दिया, उससे बीजेपी से सपोर्ट विड्रॉ कर ली, और बाद में उसको भी धोखा दे दिया। तो पीएम मोदी इस टाइप के आदमी जो पाला बदलते हो उनको सपोर्ट नहीं करते। नीतीश कुमार की अलग से बात करेंगे क्यों उसको सपोर्ट करते, उनकी पार्टी के लीडर नहीं है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जब पावर में थे, और 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी को इलेक्शन जीतना था, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस में कोई जोर नहीं था। लेकिन पीएम मोदी ने को जो अटल बिहारी वाजपेयी को धोखा किसने दिया? स्वामी ने और आरएसएस ने। उनको कोई सपोर्ट नहीं दी, क्योंकि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, और इनकी सीटें कम आई और अटल बिहारी वाजपेयी पावर से हट गए। और अटल बिहारी वाजपेयी को पता है कि मुझे किसने धोखा दिया। आप देखोगे जब अटल बिहारी वाजपेयी की डेथ हो गई तो काफी साल तक वो अनकॉन्शियस है, माइंड काम कर रहा था, बॉडी काम नहीं कर रही थी। उनको बहुत से लोगों ने धोखा दिया। स्वामी ने धोखा दिया, अडवाणी ने धोखा दिया, और उनके एनएसए ब्रिजेश मिश्रा उसने धोखा दिया। और इसीलिए वो ऐसी कंडीशन में रहे बहुत साल तक, मुझे ऐसा लगता है। और क्योंकि ईमानदार आदमी थे, अच्छे आदमी थे, इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी को पीएम मोदी ने कोई सीट नहीं दी। जब पीएम मोदी सुब्रमण्यम स्वामी जब राज्यसभा के मेंबरशिप से बाहर हो रहे थे, और उन्होंने पीएम मोदी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि पीएम मोदी उनको राज्यसभा का एमपी नहीं बना रहे थे। और उनको था कि मैं राज्यसभा का एमपी बन जाऊं, कम से कम मेरे पास जो पंडारा रोड का मकान है वो तो रह जाए। पीएम मोदी ने उनको राज्यसभा की मेंबरशिप नहीं दी, रिस्क लिया, सुब्रमण्यम स्वामी को अपने खिलाफ कर लिया, लेकिन अपने प्रिंसिपल पे अटक रहे। और आज सुब्रमण्यम स्वामी बहुत तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। बहुत सी मैंने वीडियोस देखी हैं जहाँ पे पीएम जो आपके सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा नेगेटिव रोल रहा है राम मंदिर के ऊपर भी। हाँ, डिबेट में काम करते हैं, डिबेट में हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन रियलिटी में कितने सपोर्टर हिंदुइज्म के मैं नहीं जानता, मैं कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इनके ट्वीट भी देखे। अगर आप सपोर्टर हैं हिंदुइज्म के तो मोदी को सपोर्ट करते। आपको सीट से क्या लेना, आपको एमपी शिप से क्या लेना, आप काम करो। बहुत से लोग बगैर रैंक के भी तो काम कर रहे हैं ना। तो स्वामी के बारे में मैं यही कहूंगा, बहुत सी बातें और भी कह सकते हैं। तो स्वामी जी तो वही है ना जो कहते हैं कि चाइना की तरफ कहते हैं, चाइना ने हमारा कब्जा लिया, चाइना ने, ये मतलब एक तरीके से राहुल गांधी वाली भाषा का भी उपयोग करते हैं, जैसे राहुल गांधी और बाकी के लोग कहते हैं उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और इन्होंने ही लटका के रखा था राम मंदिर का मुद्दा, और दिखा ऐसे रहे थे कि वो राम मंदिर के लिए फाइट कर रहे हैं। ये भी बात पता चली थी जब ये अब दोबारा से मामले की सुनवाई शुरू हुई थी, तब सुब्रमण्यम स्वामी वहां पे पहुंच गए थे और कोर्ट ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था, आपको ना, आप इसमें कोई जगह नहीं है। राइट, बिल्कुल ठीक बात है। और देखो, ये अगर बात करते हैं ना चाइना ने कब्जा कर लिया, मैं नॉर्थ ईस्ट में रहा हूं, मेरे बहुत से दोस्त हैं जो बॉर्डर के ऊपर है अरुणाचल में, और बहुत से दोस्त हैं जो बॉर्डर पे है लेह लद्दाख के अंदर, मेरे से बात भी होती रहती है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन के भी दोस्त हैं वो, और मुझे बार बार इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कि वहां पे कुछ नहीं है, ये सब एक छलावा है, गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है राहुल गांधी के द्वारा और कुछ दूसरे लोगों के द्वारा। तो ये जो सुब्रमण्यम स्वामी का डबल करेक्टर वो सामने आ चुका है। तो इसीलिए मोदी ने उनको अपनी कैबिनेट में नहीं लिया, ना उनको कोई जगह दी, ना कोई रिकॉग्निशन दी। देखो, पीएम मोदी ने बहुत सी चीजें क्लियर कर दी है, फॉरेन पॉलिसी क्लियर कर दी है, हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी है। और आज की डेट में भगवान को सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, यूएई एक्सेप्ट कर रहा है। सऊदी के अंदर तो उनकी टेक्स्ट बुक्स के अंदर महाभारत और रामायण पढ़ाई जा रही है। तो मुझे लगता है योगी इज द बेस्ट पर्सन और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर पीएम मोदी। बाकी पीएम मोदी किसी को और चुनना है तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि पीएम मोदी कहां से किसको उठा लाते हैं आप कह नहीं सकते। विजन वाले आदमी है, और ये दीवार के उस तरफ देखते हैं कि दीवार के उस तरफ क्या हो रहा है, हमें तो सामने नहीं दिखता। पीएम मोदी तो उस तरफ भी देख लेते हैं, फिर उनको पीछे पता मेरे क्या हो रहा है। और इन्होंने जो भी धोखेबाज थे उनको ना तो अपने कैबिनेट में रखा,
या कैबिनेट से बाहर निकाल दिया, और देश इसीलिए चकाचक आगे चलता जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए और ये जानकारी सब लोगों के साथ शेयर करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।